मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी इकाई मात्रकों के बारे में। अब सेकंड टॉपिक हम लेते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। तो इसके बारे में हम पढ़ें तो देखिए, तीन साइंटिस्ट का नाम आता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट यहां से। तो हीट के बारे में जनरली हम सब जानते हैं कि हीट क्या है, जो टेम्परेचर से रिप्रेजेंट हो। टेम्परेचर से हमें पता चल सके कि ये हीट है या नहीं है। और हीट जो होती है वो एक्चुअल में डिपेंड करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पेन गर्म है या ये पेन ठंडा है। कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी चीज से, ये मुझसे ज्यादा गर्म है या मेरी बॉडी से ठंडा है। जैसे बर्फ है, उसे अगर हम कंपैरिजन करें, या ये समझे कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर कोई चीज है, तो अगर उसे हम कंपैरिजन करें 0 डिग्री वाले से, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर की कोई ऑब्जेक्ट हम उसे लेकर जाएं रसिया में, तो रसिया में उसे बोलेंगे तो वो बोलेगा कि ये गर्म है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर उससे कम है। और उसी चीज को हम इंडिया लेकर जाएं तो इंडिया का आदमी बोलेगा कि ये ठंडा है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। तो मतलब ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कम है या ज्यादा है। तो देखिए, रमफोर्ड, ध्यान देखिएगा, रदरफोर्ड नहीं है ये, रदरफोर्ड नहीं है, क्या है, रैमफोर्ड है। तो रैमफोर्ड ने सबसे पहले ये बताया कि जो हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, ऊष्मा का ही एक प्रकार है। इस चीज को बाद में कंफर्म किया था जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर है? तो रैमफोर्ड ने क्या बोला कि हीट है जो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ऊष्मा है जो एक ऊर्जा का ही रूप है, जिसे फाइनली लास्ट में किसने प्रूव किया था? जूल ने। तो हम जूल पढ़ते हैं, ऊर्जा का मात्रक, यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, वही जूल ने। अब देखिए, डेवी, डेवी ने क्या बताया कि उसने 2 आइस क्यूब लिए, 2 बर्फ के टुकड़े लिए, और बर्फ के टुकड़ों को रगड़ा, बर्फ के टुकड़ों को रगड़ा, और रगड़ने के बाद वो पिघल जाते हैं, है ना, मेल्ट हो जाते हैं। तो रगड़ने के बाद वो मेल्ट क्यों हुए? दोनों ही ठंडे थे, दोनों ही ठंडे हैं, तो वो रगड़ने के बाद में मेल्ट क्यों हुए? तो उसने बताया कि जब हम कोई काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऊष्मा में बदल जाता है। तो 2 आइस क्यूब थे, दोनों ठंडे थे, लेकिन जब हमने उनको रगड़ा तो उनके बीच में हमने कोई काम किया, फ्रिक्शन पैदा हुआ, रगड़ा, तो रगड़ने से क्या हुई? हीट पैदा हुई, और उस हीट की वजह से वहां क्या है? पानी है जो वो पिघलने लग गई, बर्फ है जो। तो मतलब क्या हुआ कि ये भी एक हीट है जो एनर्जी का फॉर्म है। अब जब हम देखिए स्कीइंग करते हैं, किसी को बर्फ पे चलते हुए देखा है? जो बड़े बड़े पैडल्स होते हैं उन पे फिसलते हैं, उसे स्कीइंग बोलते हैं। तो उसमें देखा है, तो उसमें वो फिसल कैसे पाते हैं बर्फ के ऊपर? एक्चुअल में जब उस पर वो पैर रखते हैं तो उनके वेट की वजह से जब वो चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, तो वहां जो काम होता है उसकी वजह से वो आइस मेल्ट होती है थोड़ी थोड़ी सी, और आइस मेल्ट होती है मतलब पिघलती है। तो जब बर्फ के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी बन जाएगा तो क्या होगा? फिसल पाएगा आदमी आराम से, तो उस पर स्कीइंग कर पाता है, चल पाता है। तो समझ में आया रैमफोर्ड ने क्या बोला? रैमफोर्ड ने सीधी सी बात बोली, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का ही प्रकार है। इस बात को प्रूव किसने किया? जूल ने। डेवी ने क्या किया? डेवी ने बताया कि जब हम किसी पर कोई काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो उसने क्या यूज किया उसके लिए? बर्फ के टुकड़े। अब ये तीनों एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, खास करके ये 2। रैमफोर्ड का पूछेगा कि रैमफोर्ड ने क्या बताया, तो रैमफोर्ड ने सीधा बताया कि हीट क्या है, मतलब हीट है जो एनर्जी का फॉर्म है। और डेवी ने सीधा सा पूछेगा कि आइस क्यूब को रगड़ने के बाद किसने बताया कि हीट है जो एनर्जी का ही फॉर्म है। मतलब देखा जाए तो इसी को सपोर्ट करने की बात इसने बोली है। तो समझ में आ गया, रैमफोर्ड, डेवी ने 2 बर्फ के टुकड़े लिए, और उसके बाद जूल ने इस बात को प्रूव किया कि हाँ, एनर्जी का ही फॉर्म है। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे किस किस तरह से है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम हीट और टेम्परेचर दोनों को अलग नहीं कर सकते, उन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे यहां पर।
तो इन दोनों के लिए यूनिट अलग अलग है। टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है हीट को। तो टेम्परेचर जो है उसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, और हीट की जूल। अब हम कैलोरी में ऊर्जा मापते हैं, एनर्जी को कैलोरी में मापते हैं, ये कैलोरी है। और इसमें हम किसको मेजर करते हैं, ऊर्जा को, एनर्जी को। और हीट क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, और उसे हम किस में यूज करते हैं, जनरली जूल में यूज करते हैं। तो मतलब कैलोरी और जूल भी आपस में कन्वर्टेबल होंगी। समझ में आया यहां तक। ऊष्मा और एनर्जी, हमने अभी ये बोला थोड़ा पीछे ही कि हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट को जूल में मापते हैं और एनर्जी को कैलोरी में। तो इनके बीच में कोई रिलेशन होगा, और वो रिलेशन ये है, एक कैलोरी 4.18, लेकिन जनरली हम इसे यूज करेंगे 4.2, ठीक है, नियर अबाउट फॉर्म में। तो एक कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है, 4.18, लेकिन जनरली हम राउंड फिगर के लिए इस्तेमाल करेंगे 4.2 जूल। क्लियर है यहां तक। तो टेम्परेचर को किसमें, केल्विन में जनरली, और यहां पर इसको जूल में, और एनर्जी को कैलोरी में। और एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। आगे बढ़े। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, डिटर्मिनेंट है या इसको रिप्रेजेंट तरीका है किसका, हीट के फ्लो का। अब देखिए, हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, और उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर की फॉर्म में। अब हीट कैसे ट्रांसफर होगी, हीट कैसे ट्रांसफर होगी, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से हीट क्या ट्रांसफर होगी, जो हाई टेम्परेचर होगा वहां से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगी। यानी हमें टेम्परेचर ये बताएगा कि वो हीट को किधर से किधर ट्रांसफर करेगा, हीट को किधर से किधर ट्रांसफर करेगा, ये कौन बताएगा, टेम्परेचर। क्लियर है। सपोज ये 20 डिग्री है, अब ये सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो वो अलग बात है, और ये मान लीजिए 10 डिग्री है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हीट किस तरफ ट्रांसफर होगी, 20 से 10 की तरफ। अब इसके पास में कोई 5 डिग्री का हो तो फिर यहां से इस तरफ शिफ्ट होगी। क्या ऐसे शिफ्ट हो सकती है, ऐसे शिफ्ट नहीं होगी। आगे हम इसके बारे में लॉ भी पढ़ेंगे एक, कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, इसका डिटर्मिनेंट है या इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और किसको, हीट के फ्लो को। मतलब ऊष्मा किस तरफ ट्रांसफर होगी, किस तरफ प्रभावित होगी, वो कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। अब देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं, किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं, अब चाहे वो ठोस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, पानी सपोज कर लीजिए, हम पानी को हम गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो पानी क्या करेगा, जो हीट हमने उसे दिया, जो टेम्परेचर उसे हमने दिया, एक्चुअल में क्या है, हीट है। वही हमें टेम्परेचर से पता चलती है। ये हीट हमने किसी ऑब्जेक्ट को दिया, लिक्विड को दे दिया। अब उससे क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी वो बढ़ने लग जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं जो आपस में फ्रिक्शन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो वो आपस में हिट करने की वजह से एनर्जी पैदा करेंगे। तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लग जाती है, और वही इंटरनल एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो अब समझ में आया कि एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट में जो हीट है वो उसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है उसकी, उसकी आंतरिक ऊर्जा है, जो हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, हीट के फॉर्म में। और उसे हमें किस फॉर्म में माप सकते हैं, उसे टेम्परेचर के फॉर्म में। यहां तक क्लियर है। मतलब इंटरनल जो एनर्जी है वो एक्चुअल में क्या है, उसकी हीट है, और उस हीट को हम मेजर किस में कर पाते हैं, टेम्परेचर में। समझ में आ गया इनके बीच में रिलेशन। अब कोल्ड या हॉट कोई चीज, कोई गर्म चीज है या ठंडी चीज है, वो सिंगल हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, हम उसे कंपेयर करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। सपोज कीजिए हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सर्दियों में, हमें एक चीज ठंडी लगती है और वही चीज गर्मियों में हमें गर्म लगने लग जाती है।
तो मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है या इसके इक्वल है तो वो चीज हमें गर्म लगने लग जाती है। तो वही पानी जो हमारी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, हमारे टेम्परेचर का इक्वल होता है, तो वही हमें गर्म लगने लग जाता है। और वही जब हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है तो हमें सर्दियों में वही ठंडा लगने लग जाता है। तो मतलब जो हीट बोलें या टेम्परेचर बोलें, वो हम सिंगल एनालाइज नहीं कर सकते, वो किसी सेकेंडरी चीज पर बेस्ड होता है। मतलब किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम जज कर सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म। हम किसी एक चीज को नहीं बोल सकते कि ये गर्म है या ठंडा है, किसी भी दूसरी चीज के साथ हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आज गर्मी है तो मतलब हम कोई जनरल हमारा स्केल है, किसी चीज से कंपेयर हम कर रहे हैं कि उससे ज्यादा टेम्परेचर इसलिए गर्मी है। अब आगे बढ़े, टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? तो टेम्परेचर का सीधा सा है वही काइनेटिक एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। हम आगे पढ़ेंगे दो तरह की, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मतलब वही इंटरनल एनर्जी। तो हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्म है। नेक्स्ट, इसे किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर में हम इसे मेजर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, हाँ वही बात है कि दो बॉडी अगर अलग अलग टेम्परेचर पर हैं तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम यानी साम्य पर हैं तो उनमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, ये आगे चल करके हम जीरो लॉ पढ़ेंगे, हम उसमें भी यही बातें आगे मिलेंगी हमें। अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम कुछ स्केल्स यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर से यूज करते हैं। अब थर्मामीटर जनरली जनरली हम जो यूज करते हैं वो लिक्विड थर्मामीटर यूज करते हैं। लिक्विड थर्मामीटर जो होता है वो किस थ्योरी पर, किस कंसेप्ट पर काम करता है? वो इस कंसेप्ट पर काम करता है कि इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। इसे जब हम टेम्परेचर देंगे, इसे जब हम गर्मी देंगे तो ये फैलेगा, एक्सटेंड होगा, एक्सपेंड होगा। ये समझ में आया? इसका विस्तार होगा। तो अगर इसी लिक्विड को हमने एक छोटी सी नली में, कैपिलरी बॉडी में ले लिया और यहां तक ये फिल किया हुआ है, हमने इसे गर्म किया और गर्म करने के बाद हो सकता है इसका यहां तक चला जाए, तो यहां हम स्केल तैयार कर सकते हैं और उससे डिसाइड कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना कम हो गया या ज्यादा हो गया। मतलब किसी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम, उसका आयतन बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है और उस बढ़े हुए आयतन को हम स्केल से मेजर कर लेते हैं कितना बढ़ गया है और उसी को हम टेम्परेचर बता देते हैं। समझ में आ गया? टेम्परेचर की वजह से क्यों बढ़ता है उसका वॉल्यूम? देखिए ये यहां पर लिक्विड है, कोई लिक्विड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि सॉलिड में बहुत क्लोज होते हैं और लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं। अब वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, अब सॉलिड में ज्यादा सॉलिड होते हैं वो, तो उसे एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनका जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए। लिक्विड में वो कम स्ट्रांग होते हैं और गैस में वो ना के बराबर स्ट्रांग होते हैं। तो लिक्विड में जब हम इनको गर्म करेंगे तो बॉन्ड है वो लूज होगा तो वो एक्सपेंड होगा। समझ में आ गया? तो इसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, तो लिक्विड पर काम करेगा ये, तो लिक्विड का समझ में आ गया कंसेप्ट किस पर है? मतलब उसका वॉल्यूम या उसका आयतन बढ़ जाएगा गर्म करने पर। तो हम एक एल्कोहल थर्मोमीटर यूज करते हैं और दूसरा मर्क्यूरी। एल्कोहल जो थर्मामीटर है वो यूज किया जाता है जनरली यूरोप जैसे कंट्रीज में, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। टेम्परेचर जहां बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, उसका रीजन क्या है कि जो एल्कोहल है, हम यहां एल्कोहल में बात कर रहे हैं एथेनॉल की। किसकी बात करेंगे? यही होगा शायद, एथेनॉल यानी यूं कहें कि शराब, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जमाव बिंदु, यानी कि अगर हम एल्कोहल को -114 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा करें तब जाकर के वो जमेगा।
बाकी वो लिक्विड में रहेगा। तो अगर टेम्परेचर खूब नीचे भी चला गया, 40 चला गया, 50 चला गया, तब भी अल्कोहल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तब भी हमें ये टेम्परेचर बताता रहेगा। तो समझ में आ गया। तो लिक्विड टेम्परेचर, अल्कोहल मीटर का कहां पर काम में किया जाता है, थर्मामीटर का, जहां पर टेम्परेचर जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है ना, जैसे रशिया का बर्खोयस्क एरिया है, तो वहां पर माइनस में बहुत ज्यादा चला जाता है। सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया हो गया, वहां माइनस में चला जाता है ज्यादा, तो वहां के लिए। अब आता है मर्क्यूरी, जो हम जनरली यूज करते हैं। तो मर्क्यूरी का आपको पता होगा कि मर्क्यूरी क्या मेटल है? मेटल है, मेटल ही है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में रहता है, कमरे का तापमान पर। अब जनरली हम रूम टेम्परेचर किसको काउंट करते हैं? लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 से 25 होता है वैसे हेल्दी एनवायरनमेंट जो होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर हम जनरली 25 के आसपास काउंट करते हैं। तो 25 डिग्री टेम्परेचर पर मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये -39 पर जाकर जम पाता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें मरकरी की, तो -39 से पहले ही ये जमना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो मतलब वहां इसकी रीडिंग में गड़बड़ आ सकती है, इसलिए इससे ज्यादा कम टेम्परेचर अगर है तो वहां एल्कोहल मीटर का काम में लिया जाता है। समझ में आ गया। तो आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है उसमें एक रेड सी लाइन होती है बहुत छोटी सी, जब उसको बॉडी के टच करते हैं तो ये मरकरी फैलना स्टार्ट हो जाती है, और जब फैलती है तो उसमें ऊपर चढ़ती है, तो हम उस स्केल को मेजर कर लेते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। तो समझ में आ गया, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। उसके लिए जनरली हम कौन सा करते हैं? लिक्विड थर्मामीटर, द्रवित थर्मामीटर। और ये किस थ्योरी पर काम करता है कि किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम या उसका आयतन बढ़ता है, जितना बढ़ता है उस स्केल में हम उसको माप लेंगे कितना बढ़ गया है, तो उसको हम रीडिंग डाल देते हैं कि 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री जो भी है। तो ये दो तरह के हम जनरली यूज करते हैं, अल्कोहल और मर्क्यूरी। अल्कोहल कहां पर यूज किया जाता है? जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो और इसका टेम्परेचर -114 डिग्री, 114 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर ही ये क्या हो पाता है? फ्रीज हो पाता है, जमाव बिंदु है इसका। और अगर मर्क्यूरी का बात करें तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जम पाता है। अब देखिए, एक पायरोमीटर पढ़ चुके हैं हम, इसे हिंदी में बोलेंगे पूर्ण विकास उत्ताप मापी। याद रखिएगा, पायरोमीटर भी आ जाता है हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम में यह भी आ सकता है पूर्ण विकास उत्ताप मापी। तो पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जिन बॉडीज का होता है उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारे आसपास किसका है? सूरज का है, सन की हम बात करेंगे। तो ये स्टीफन्स लॉ है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, उस थ्योरी पर काम करता है। स्टीफन्स लॉ जर्नल बता देता हूं बस अभी यहां, कि हर बॉडी, हर बॉडी रेडिएशन उससे निकलती रहती है, एमिशन होता रहता है, और रेडिएशन निकलती रहती है उससे, तो उस रेडिएशन से हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो उसने बताया कि जो उससे एनर्जी जो निकल रही है, जो रेडिएशन निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो इक्वल टू, ये सॉरी T4 नहीं है, T⁴ है। तो ये T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, परम ताप की चौथी घात के प्रोपोर्शनल होता है। ये सिग्मा हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसे यहां छोड़ रहे हैं। मतलब उसने जनरली क्या बोला? ये बोला कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन जिससे निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है तो उससे एनर्जी निकल रही है, मतलब उस एनर्जी को अगर हम मापें तो वो एनर्जी कितनी होती है? वो परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के इक्विवेलेंट होता है। इस पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो यार सीधा सा हम ये समझे कि पायरोमीटर है वो किस थ्योरी पर काम करता है? स्टीफन्स लॉ, स्टीफन के नियम के आधार पर काम करता है। तो हमने दो तरह के थर्मामीटर पढ़े, एक लिक्विड और एक पायरोमीटर। लिक्विड किस थ्योरी पर काम कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब आयतन बढ़ता है उसको गर्म करने पर। और ये किस पर काम कर रहा है? स्टीफन्स लॉ के बारे में। स्टीफन लॉ हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको हम आगे करेंगे, यहां तक लिख लें पहले। किसकी? हाँ, हाँ। तो मैं यहां यही बता रहा हूं कि हीट और एनर्जी दो डिफरेंट एस्पेक्ट है ही नहीं, वो एक ही चीज है।
अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी देखिए, अ, यही तो बता रहा हूं, इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट ही है। तो हीट हीट और एनर्जी अलग अलग है ही नहीं, और दोनों की यूनिट जूल और कैलोरी है। लेकिन हम हीट को जनरली कैलोरी में यूज नहीं करते हैं। अभी जस्ट आगे आएगा, इसका कैलोरी पर ग्राम होती है ना, तो उसकी यूनिट अभी आगे चलेंगे, ये पर ग्राम होती है और वो पर किलो होती है, जूल है जो। तो हम इसलिए जूल को यूज करते हैं, कैलोरी को सिर्फ हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं। दोनों ही एक चीज है ये। हाँ, ठीक है, लिखिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। लिख लिया सभी ने? अब सबसे पहले लिखें रमफोर्ड। रमफोर्ड, यहां हमें इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पर फोकस करना है कि रमफोर्ड का स्टेटमेंट क्या था। टॉपिक हमारा चल रहा है हीट, तो मतलब हीट से रिलेटेड है, तो रमफोर्ड का स्टेटमेंट लिखिए, डैश करके, कथन या स्टेटमेंट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी heat is a form of energy which can be converted into work। देखिए, किसी भी टॉपिक को है ना, हम एक बाउंड्री में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक के साथ कहीं ना कहीं अटैच होता है। तो फिजिक्स में ऐसा ही चलेगा कि जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो मैं किसी दूसरे टॉपिक का हिंट तो दूंगा, लेकिन उसे पूरी डिटेल के साथ नहीं पढ़ा सकता। तो वो उस टॉपिक में ही जाकर हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसका कुछ पार्ट हमें जाकर समझ में आएगा वेव्स वाले पार्ट में, जहां इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये वेव है कैसी, है ना। तो इस तरह अलग अलग टॉपिक्स में जाकर चीजें क्लियर होंगी। हिंदी में लिख लीजिए, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे काम में बदला जा सकता है। अब ये स्टेटमेंट आगे चलकर हमें इंजन में काम आएगा। अब सेकंड लिखिए, डैवी। डैवी इसका स्टेटमेंट या कंक्लूजन, या इसने क्या किया, इसने दो बर्फ के आइस क्यूब लिए, ट्यूब लिए, लिखिए, टू पीसेस ऑफ आइस वर रब्ड टुगेदर टू मेल्ट देम। बर्फ के दो टुकड़े लेकर रगड़े, जो रगड़ने से पिघलने लगे, जो रगड़ने से पिघलने लगे। इट मीन्स, इट मीन्स द एनर्जी क्रिएटेड, ऑब्लिक कन्वर्टेड, एक्चुअल में एनर्जी क्रिएट कभी होती नहीं है, ऑब्लिक कन्वर्टेड बाय द वर्क ऑफ रबिंग, रबिंग, बाय द वर्क ऑफ रबिंग, मेल्ट्स द आइस। अर्थात रगड़ने से, अर्थात रगड़ने से जो कार्य हुआ, वह ऊष्मा में बदल गया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। हम जनरली भी देख सकते हैं कि अगर हम हाथों को भी रगड़े ऐसे, तो हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं बस, और इससे क्या हो गया, हीट पैदा हो गई।
इसी तरह जब हम आइस क्यूब को भी रगड़ेंगे तो भी हीट पैदा होगी। तो वो एक्चुअल में हीट क्या है, जो हमने काम किया वो एक एनर्जी का फॉर्म है, वो हीट में कन्वर्ट हो गया और हीट की वजह से वो मेल्ट होने लग गई। तो जब भी दो आइस क्यूब की बात आ जाए तो समझ लेना डेवी है। नेक्स्ट लिखिए जूल। ही प्रूव्ड द स्टेटमेंट, इसने इस कथन को सिद्ध किया। किस कथन को? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रकार है या रूप है। तीनों साइंटिस्ट का नाम याद हो गया। पहला रमफोर्ड, डेवी और जूल। आगे बढ़े। अब इस तरह से एसआई यूनिट, टेम्परेचर, तापमान, मतलब मात्रक, यहां लिख लीजिए मात्रक। तापमान, तो तापमान का मात्रक क्या रहेगा? केल्विन। और हीट यानी ऊष्मा, किसको इस्तेमाल करेंगे? जूल। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आगे भी हमें कैलकुलेशंस में यूज होगा ये। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल लिखिए, 4.2 जूल। अब ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो 4.18 कर दीजिएगा। एग्जैक्ट 4.18 है, लेकिन जनरली हम कैलकुलेशन के लिए 4.2 यूज करेंगे। अब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तब हम देखेंगे कि कैलोरी पर ग्राम में होगा और ये पर किलो में होगा, तो हम इसे कन्वर्ट करना आगे सीखेंगे। अब लिखिए टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान क्या है जनरली? इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। यह एक तापमान के प्रवाह का निर्धारक है। यह एक तापमान के ऊष्मा के प्रवाह का निर्धारक है। इट मीन्स हीट विल फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अर्थात ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से किधर होगा? निम्न तापमान की ओर होगा, निम्न तापमान की ओर होगा। अब हमें यहां क्या समझना है? टेम्परेचर एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको करता है? हीट को करता है। और हीट एक्चुअल में क्या है? इंटरनल एनर्जी। देन लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस। हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस। ऊष्मा किसी वस्तु या पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो किस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और कैसे वो इसको चेंज करती है। अब कोल्ड और हॉट ये लिखाने का कोई टॉपिक नहीं है, जनरल हम समझ सकते हैं कि बस किसी सेकेंडरी चीज पर हम कंपेयर करके ही उसे हॉट या कोल्ड डिसाइड कर सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है। यहां हम थर्मामीटर मेजर करेंगे, ये डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट एक पॉइंट लिख लीजिए बस, या पॉइंट मत लिखिए, हमने वो लिख दिया है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव होता है,
तो लिखने की नीड नहीं है। अब हम लिखना है तापमापी या थर्मामीटर। तापमापी या थर्मामीटर, डैश करके लिखें। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। तापमान तापमापी से मापा जाता है। सिंपल सी बात है। अब तापमापी में हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिक्विड थर्मामीटर, द्रव तापमापी। द्रव तापमापी। अब द्रव तापमापी का कंसेप्ट क्या है? तो फर्स्ट लिखिए, इसमें लिखिए कंसेप्ट या सिद्धांत। किस सिद्धांत पर काम करता है? लिक्विड्स आर एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड, जैसे या फिर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय द टेम्परेचर। तापमान से द्रव का आयतन बढ़ता है। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जो आयतन बढ़ा, उसे हम स्केल पर मेजर कर लेते हैं। इसी तरह से होता है। पहले का थर्मामीटर, आजकल तो रीडिंग आने लगी है, तो इस तरह का होता है। अगर यहां तक उसमें है, मरकरी है, तो अगर टेम्परेचर के बाद वो यहां तक पहुंच गया, तो हम इसको स्केल्स में मेजर कर लेते हैं कि 98 हो गया टेम्परेचर, या जितना भी हो गया, इस तरह करके। अब इसमें हम एरो लगाकर दो लिखिए। दो तरह के हम थर्मामीटर पढ़ेंगे इसमें। पहला अल्कोहल, और दूसरी साइड एरो लगाकर लिखिए मर्क्यूरी, या मर्क्यूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। पारा तापमापी या मरकरी। अब यहां एरो लगाकर लिखिए, इट इज यूज्ड इन हाई कोल्डेड एरियाज। यह है निम्न ताप वाले या अति निम्न ताप वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, और ब्रैकेट में एथेनॉल लिख लीजिएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, एथेनॉल, इज -114 डिग्री सेंटीग्रेड। यह अति निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एथिनॉल या एथिल एल्कोहल। देखिए हिंदी वालों के लिए एथिल कुछ इसी तरह से लिखते हैं ना, एल्कोहल, या इसी को बोला जाता है एथेनॉल। दोनों एक ही वर्ड हैं। या इसी को बोला जाता है ये C2H5 आएगा, C2H5OH। तो हिंदी का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या लिखा है? क्योंकि क्योंकि एथेनॉल का जमाव बिंदु -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब सेकंड, मरकरी। अब ये जनरली यूज होता है, तो ना हम हाई टेम्परेचर लिखेंगे, ना हम नो टेम्परेचर है। तो एवरेज टेम्परेचर एरियाज, इट इज यूज्ड इन द एरियाज ऑफ एवरेज टेम्परेचर। इसे सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए
freezing point of mercury, freezing point of mercury is -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मरकरी या पारे का जमाव बिंदु -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और ये यहां सबको पता ही होगा कि मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब हम लिखें पायरोमीटर, पायरोमीटर पायरोमीटर या पूर्ण विकास उत्तापमापी, इट इज यूज्ड टू मेजर द हाई टेम्परेचर्स या वेरी हाई टेम्परेचर्स। इसका इस्तेमाल अति उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। अति उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ स्टीफन्स, यह स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है या स्टीफन के नियम के पर काम करता है। अच्छा, अब आप लोगों ने कभी सुना है क्रायोजेनिक? क्रायो क्या होता है? क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर, -150, -250, इस कदर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर जो होता है, तो उन्हें मेजर करने के लिए या उससे संबंधित रिलेटेड स्टडी को क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक। तो जो हम पढ़ रहे हैं हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पायरोमीटर, और लोवेस्ट टेम्परेचर के लिए क्रायोजेनिक। तो जितने भी क्रायोजेनिक इंजनों के बारे में सुना है आप लोगों ने, तो हम आगे बढ़ेंगे तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भेजी जाती है उसमें, तो इसलिए उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन। तो लिखें द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, अति निम्न तापमानों का अध्ययन। तो मतलब क्रायो वर्ड आ गया तो मीनिंग क्या है, वेरी लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर। दोनों चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े। पायरोमीटर किस थ्योरी पर काम कर रहा है, स्टीफन्स लॉ पर काम कर रहा है। अब हम देखिए, स्केल, पैमाने मापने के लिए हम जनरली 4 यूज करते हैं। अब 4 में भी हम जनरली 3 ही यूज करते हैं, और 3 में भी हम 2 ही यूज करते हैं, है ना। तो बात करते चलेंगे। एक है केल्विन, एक है सेंटीग्रेड, एक फ़ारेनहाइट और एक रोमर। अब इनके बीच में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक का टेम्परेचर इतना है तो दूसरे के अकॉर्डिंग कितना होगा। तो इसका एक ये फॉर्मूला है। तो हम यहां समझे सबसे पहले कितने हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर। फ़ारेनहाइट फॉर्मूला है C/100, मतलब सेंटीग्रेड। केल्विन का K-273/100, उसके बाद फ़ारेनहाइट F-32/180 इक्वल टू R/80। क्लियर है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला रटना है। अब इस फॉर्मूले से यूज करना बताता हूं। हम इसके आगे 0 मान लें, जैसे यहां माना है, हम इसके आगे यहां भी ऐसे ही 0 मान लें, कोई चेंज नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर्मूला इस फॉर्म में भी मिल सकता है आपको। अब इसका मीनिंग समझिए, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, मतलब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है।
क्या है? जमाव बिंदु, जहां पर ये जम जाता है, जहां पर जम जाता है। अब याद रखिएगा कि हम बात किसकी करेंगे? क्या जम जाता है? पानी। याद रखना, हम इन सब में कौन सा लिक्विड यूज करेंगे? पानी, क्योंकि जनरली पानी सबके लिए समझ में आता है, तो हम पानी की ही बात करेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 4 स्केल हैं, इन 4 स्केल में से पानी पर डिपेंडेंट नहीं है केल्विन, और इसलिए केल्विन के साथ डिग्री नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, हम लिखते हैं ना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर हमें केल्विन में लिखना है तो 27 केल्विन लिखेंगे, डिग्री नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा। तो इसके साथ क्या आता है? डिग्री नहीं आती है, क्योंकि ये किसी से कंपैरिजन करने पर बेस्ड ही नहीं है, किसी से कंपैरिजन करने पर बेस्ड नहीं है, लेकिन ये सब वाटर पर बेस्ड है। तो अब देखिए, इसको क्या किया हमने? 0 काउंट कर लिया। अब इसका जो नीचे का पॉइंट है वो बताएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बताएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग? सेल्सियस के अकॉर्डिंग। अगर सेल्सियस हम स्केल यूज कर रहे हैं तो पानी जमेगा कितने पर? 0 पर, और बॉयल कितने पर होगा? 100 पर होगा। समझ में आ गया? अब यहां आ जाइए, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर 273। तो जब हम आगे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एक्चुअल में 273 नहीं होता है, 273.15 होता है। तो हम 273 को जनरल समझें, तो 273 क्या हो गया? आ गया। अब इसका नीचे वाला पार्ट, यहां हम सिर्फ नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे, उसके साथ प्लस करेंगे जो ऊपर माइनस है। ऊपर जो माइनस है उसे हम प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, 32 क्या हो जाएगा? 32 माइनस का है तो इसके साथ प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा? 180 और 32। क्लियर है? यहां पर 0 है तो 0 क्या है इसका मतलब? फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां पर 0 है, को जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो नीचे का 80 यूज करेंगे, तो 80 क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, यहां फॉरेनहाइट नहीं है, रोमर आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? स्केल मतलब सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू K-273 अपॉन 100। तो यानी केल्विन और सेंटीग्रेड का बेस 100 है नीचे। उसके बाद में फॉरेनहाइट F-32 अपॉन 180, और उसका बेस R अपॉन 80। तो यहां आप लोगों को कोई डाउट है? 4 स्केल हम यूज करते हैं, 4 स्केल का फॉर्मूला ये हो गया। अब स्केल को निकालने का तरीका हम आगे समझेंगे। यहां हम अप और डाउन, ऊपर और नीचे से हम वाटर का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु और उसका क्वथनांक, इस ऊपर वाले को बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। आगे हम पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है एक्चुअल में, और क्यों चीजें हैं जो स्टेज चेंज करती हैं। यहां तक क्लियर है? डाउट? आगे बढ़े। ये हम केल्विन के बारे में बता चुका हूं कि केल्विन है जो डिग्री में यूज नहीं होता है। नींद आ रही है बेटा, है ना? केल्विन है जो डिग्री में यूज नहीं होता है, क्योंकि वो किसी पर बेस्ड नहीं है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए 20 डिग्री केल्विन, 27 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री फॉरेनहाइट, कौन सा गलत है? ये गलत है, क्योंकि इसके साथ डिग्री कभी भी यूज नहीं होगी। आगे बढ़ें। ये हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया है। अब देखिए, एक जनरल क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है कि फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड पर कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पर ये दोनों स्केल एक ही जगह होते हैं? -40 डिग्री। -40 डिग्री निकालने का तरीका बताता हूं आप लोगों को। या क्वेश्चन में सपोज पूछ लीजिए कि वो दे देता है कि फॉरेनहाइट स्केल पर किसी चीज का टेम्परेचर इतना डिग्री है, तो अब बताइए सेंटीग्रेड पर उसका कितना होगा। तो अब हमने क्या किया, फॉरेनहाइट को हमने -40 ले लिया, तो अब हम यहां क्या करेंगे, F अपॉन 100 इज इक्वल टू -40 और -32 अपॉन 180। हम इसको 9/5 कर सकते हैं।
कट जाएगा 20 से, 9/5 हो गया। ये कितना हो गया, -72। 72 को आज 9 से कट जाएगा 8 बार, और 8 और 5 40, किसका, माइनस का। तो फॉरेनहाइट पर भी वो कितना, सॉरी सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड पर भी कितना आया है, -40। तो इसका मतलब ये बात सही है कि -40 यहां लेंगे तो सेंटीग्रेड पर भी -40 आता है। तो सीधा सा रीजन है कि अगर किसी का भी बोल देता है आर का दे देता है और पूछ लेता है सेंटीग्रेड का, तो हमें ये बीच के गायब कर देने हैं, बस C/100 इक्वल टू आर की जो वैल्यू दे रखी है अपॉन 80 यूज कर लेना है, ऐसे निकालना आ जाएगा। तो एक जनरल क्वेश्चन आता है कि फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड, इन दोनों पर कौन सा टेम्परेचर है जो एक साथ रहता है, दोनों स्केल पर सेम रहता है, तो -40 डिग्री। अब इसे आप सेंटीग्रेड बोले या फॉरेनहाइट बोले, दोनों पर एक ही बात है। आगे बढ़े, चलिए यहां तक लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे। स्केल्स ऑफ थर्मामीटर या सॉरी टेम्परेचर तापमापी के स्केल या पैमाने, तापमापी के स्केल या पैमाने। अब इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाइए, है ना, बहुत डिटेल के साथ हमें नहीं पढ़ना, फ्लो चार्ट बनाइए इसी तरह से। पहला सेल्सियस, सेकंड केल्विन, थर्ड फॉरेनहाइट, और फोर्थ रोमर। अब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो सबके साथ वाटर लिख लीजिए, पानी। अब हम पानी पर ही बात कर रहे हैं। सबके नीचे या एक साइड डाल दीजिए बस यहीं बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, क्वथनांक। और सेकंड जमाव बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु। और ये बार बार ना लिख करके बस वैल्यू लिखते चलिए, सेंटीग्रेड में 100, 0। अब नीचे ये फॉर्मूला लिखिए इसका, और यहां -0 लगाइएगा, इसमें भी -0 लगाइएगा। और ध्यान रखिएगा इस जीरो या ऊपर की जो वैल्यू है उसे एरो लगाकर करिए जहां आपने फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है। नीचे की वैल्यू है उसे एरो लगाकर लिखिए जहां आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक लिखा है। अब ये अकेला 100 नहीं जाएगा, इसके साथ क्या जाएगा, ये भी जाएगा। तो इन दोनों को इस तरह करके अब फिर एरो लगाइए ऊपर वाले में। इसी तरह से पहले ये, फिर ये, और दोनों का
फिर यहाँ ठीक है बेटा। उतार लिया सभी ने? अब एक क्वेश्चन लिखिए। What will be the temperature in centigrade? What will be the temperature in centigrade if it's -22 in Fahrenheit? -22 in Fahrenheit। यदि फ़ारेनहाइट में कोई तापमान -22 डिग्री है, तो सेल्सियस पर कितना होगा? फ़ारेनहाइट पर कोई तापमान -22 डिग्री है, तो सेंटीग्रेड पर कितना होगा? माइनस 22 बताया ना मैंने? हाँ सही है, सही है, सही सही। करो करो। सही है। दूसरा कौन सा है? सेंटीग्रेड का चाहिए तो सेंटीग्रेड का लिखो, इज इक्वल टू C/100। जीरो की जरूरत ही नहीं है। अब करिए इसको सोल्व। अब f की जगह 22 लिखना है। f-32 है रूल के अकॉर्डिंग। ये भी माइनस का 22 है। किस किस का नहीं हुआ है? नहीं हुआ? क्या चीज? 99? इतना भयानक कहां से आ गया? देखिए, f-32/180 इज इक्वल टू क्या है? C/100। अब देखिए, इसको हम 9, इसको हम 9 कर दें, इसको 5 कर दें। f की जगह हमें क्या लिखना है? ये माइनस और ये माइनस, टोटल हो गया कितना? हो गया माइनस का अपॉन इज इक्वल टू 9 से हम डिवाइड कर दें 6, -6 क्रॉस मल्टीपल कर दें -6 और 5 को, तो क्या आ जाएगा? यानी सेंटीग्रेड पर वही टेम्परेचर -30 होगा जो फ़ारेनहाइट पर -22 था। ये तो मैथ का है, तो गणित तो आप लोग कर रहे हैं, काफी विद्वान है आजकल, गणित पर ही ज्यादा फोकस रहता है, जीके की वैल्यू कम रहती है बेचारे की। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें केल्विन के बारे में लिखना है कि केल्विन पर डिग्री यूज नहीं की जाती है। लिखें एक स्टेटमेंट, डिग्री इज नेवर यूज्ड विद केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री इस्तेमाल नहीं की जाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए।
रॉन्ग, और 27 केल्विन इज राइट। क्लियर है? आगे बढ़े। ये हम सॉल्व करके देख चुके हैं। अब देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप, ऐसा टेम्परेचर जो बिल्कुल जीरो हो, जो बिल्कुल जीरो हो, वो क्या हो सकता है? हम फॉरेनहाइट का यूज नहीं करते हैं, जनरली हम फॉरेनहाइट का यूज नहीं करते हैं। तो हम किस किस की बात करेंगे? केल्विन और सेंटीग्रेड, सेल्सियस की बात करेंगे। तो देखिए, केल्विन पर जो 0 केल्विन होता है, जो 0 केल्विन होता है, वो क्या टेम्परेचर होता है? परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उस किसको बोलेंगे? 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन। अब 0 केल्विन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? सेल्सियस में। तो वो कितना आता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य ताप कौन सा है? जो सेंटीग्रेड पर तो -273.15, 273.15 डिग्री है, या केल्विन पर जो 0 है। और ये एक्चुअल में हासिल ही नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक कल्पना है कि हाँ यहां तक पहुंच सकता है, लेकिन ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता। अब परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे बोलेंगे? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, बंद हो जाए। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट होती है, वो किसकी वजह से होती है? इंटरनल एनर्जी की वजह से। इंटरनल एनर्जी रहेगी तो उसमें मूवमेंट रहेगी। बॉडी हमारी देख लीजिए, जितनी एनर्जी रहेगी उतनी मूवमेंट रहेगी। क्लियर है? तो अब उसकी अगर एनर्जी खत्म हो जाए, एनर्जी ही बिल्कुल बंद कर दी जाए, मतलब मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य ताप। At which temperature the movement of molecules, at which temperature, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? एट विच टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ एटम्स इन एनी सब्सटेंस बिकम जीरो या गोज टू जीरो। किसी भी पदार्थ में अणुओं की गति शून्य हो जाए, उस ताप को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य ताप कहा जाता है। अब परम शून्य ताप केल्विन पर क्या है? लिखिए, केल्विन 0 और सेंटीग्रेड पर माइनस, याद रखना है माइनस है ये, 273.15 डिग्री। आगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर समझ में आ गया कि मिनिमम टेम्परेचर, जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रैक्टिकली दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। वास्तव में यह तापमान संभव नहीं है। नहीं, मूवमेंट हर टेम्परेचर पर रहती है, हर टेम्परेचर पर मूवमेंट रहती है उसके अंदर। अगर सपोज कीजिए कोई 0 डिग्री पर है,
एक कोई चीज 0 डिग्री पर है और एक 4 डिग्री पर है, इसको हम सेंटीग्रेड में ले लेते हैं। तो यहां पर आने का मतलब यह है कि इसने अपनी हीट रिलीज कर दी। इसके पास जो हीट थी, हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी। इसने अपनी हीट रिलीज कर दी, इंटरनल एनर्जी रिलीज कर दी, तो मूवमेंट क्या हो गई? कम हो गई। मूवमेंट कम हो गई। अब यहां से हम और जाएं -4 डिग्री, तो इसका मतलब है इसने और रिलीज कर दी, लेकिन कंप्लीट रिलीज नहीं हुई। फ्रीज होने का मतलब कोई चीज जम गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसमें एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होती तो 0 डिग्री के बाद में और एनर्जी कहां से रिलीज कर देता है? ये 4 पर आने के लिए। और 4 से अगर ये 10 डिग्री पर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करता है। देखिए, एनर्जी वो लेगा, हीट लेगा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब वो हीट रिलीज करेगा तब उसका टेम्परेचर कम होगा। तो यहां वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तब वो -10 पर आया है। समझ आया? तो उसके पास एनर्जी थी तभी तो उसने रिलीज की। तो रिलीज करता जाए करता जाए करता जाए, उसके पास बिल्कुल एनर्जी ना बचे, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, और वो पॉसिबल नहीं है। तो हर स्टेज पर उसमें एनर्जी होती है। ठीक है? हमें बॉडी से कोई चीज ठंडी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एनर्जी नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए वो हमें ठंडी लग रही है। ठीक है? अब कोई रसिया का या कोई यूरोप के कंट्री का हमारे यहां इंडिया आ जाए, तो उसे सर्दियों में भी गर्मी लगती है ना? तो बहुत लोग सर्दियों में भी कूलर चलाकर सोते हैं, ऐसे लोग जब इंडिया आते हैं तो उसका रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर के हैबिचुअल हैं। अब बॉडी टेम्परेचर की बात करें हम, तो जनरल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री क्या होता है? सेंटीग्रेड। फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट। तो अगर हम फॉरेनहाइट में बात करें तो कितना है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम राउंड फिगर में 37 ले लेते हैं। क्लियर है? तो लिखें बॉडी टेम्परेचर किसका? ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स का अलग हो सकता है। मनुष्य का सामान्य शारीरिक ताप, फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट पर कितना होगा? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और सेंटीग्रेड में दोनों ही लिखिए, 36.9 डिग्री, जिसे हम नियर अबाउट काउंट करते हैं 37। नियर अबाउट का साइन क्या होता है? कुछ इस तरह से लहर। ये उतार लिया, ये हम कन्वर्ट करना पहले सीख चुके हैं फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड में। पानी वानी पी लो, है ना, आंखें घूमने लग गई हैं। अब है थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार। मतलब हमने किसी चीज को टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर दिया तो क्या होगा? उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके जो बॉन्ड हैं, सिंपल सा समझें, हम एटम्स को हम जनरली इस तरह से देखते हैं। कोई आयरन रॉड है या कोई पानी का ग्लास है, उस सब में इस तरह करके एटम्स भरे हुए हैं, परमाणु भरे हुए हैं। और ये परमाणु किस लिए रुके हुए हैं? इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है? बॉन्ड बने हुए हैं, और ये बॉन्ड की वजह से बंधे हुए हैं। अब ये जो बॉन्ड जितना टाइट होगा, जितना स्ट्रांग होगा, ये उतना ही ज्यादा इनको हीट देंगे, तब वो बॉन्ड है जो ब्रेक होगा, तब वो टूट पाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है, वो सारा हम केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। तो हम यहां इतना ही समझते हैं कि इनके बॉन्ड होता है। इन्हें जब हम हीट देंगे, हीट देंगे तो हीट क्या काम करेगी? इनका बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगी। और बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएंगे तो थोड़ा सा लूज हो जाएगा ये, तो लूज हो जाएगा तो मतलब इसका साइज फैलेगा, इसका साइज फैलेगा। तो अब हम देखें, हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर किस में काम आया? इंटरनल एनर्जी, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, स्थित गतिज ऊर्जा, उसमें आया।
इसकी वजह से क्या बढ़ा, इसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। अब आयतन बढ़ गया तो क्या उसकी डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ा? पड़ा कोई फर्क? क्या फर्क पड़ा? सिंपल समझिए, मेरे पास 1 किलो की एक आयरन रॉड है, 1 किलो वजन है इसका। अभी इसका एरिया इतना है, मैंने इसे गर्म किया और गर्म करने के बाद इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, एरिया बढ़ गया। डेंसिटी क्या होता है? D इक्वल टू एम अपॉन वी, घनत्व और उसका आयतन, यानी आयतन जितना ज्यादा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा। आयतन जितना ज्यादा होगा, वॉल्यूम यानी एरिया बढ़ता चला जाए तो उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये देखिए, 1 किलो पहले था, 1 किलो ही अब है, लेकिन अब उसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? घनत्व उसका कम हो गया। समझ में आ गया? तो मतलब किस तरह से काम करेगा ये थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार किस तरह काम करेगा? हमने टेम्परेचर दिया, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ गया? उसका वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो इसकी वजह से उसकी क्या हो गई? डेंसिटी कम हो गई। अब इसी चीज को हम आगे पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, थर्मल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं? 3 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहां पर। सबसे पहले एक रॉड है, आयरन रॉड एक तरह से। अब रॉड को हमने गर्म किया, एक पतली हम रॉड काउंट करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि इसकी कोई मोटाई, थिकनेस कुछ नहीं है इसकी, बस जस्ट एक ये वायर की तरह सीधा। अब हमने इसे गर्म किया तो गर्म करने के बाद क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। सपोज कीजिए इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, तो अब हम क्या करेंगे? ये लीनियर है या रेखीय प्रसार, मतलब एक लंबाई में बढ़ा। अब जितना साइज बढ़ा है उसका, उस साइज को हम ऊपर लिख दें, जो लेंथ बढ़ी है, जो लेंथ बढ़ी है उसको ऊपर लिख दें, और उसके नीचे जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी, पहले लेंथ थी, इनटू जो हमने उसको टेम्परेचर दे दिया, जो हमने उसको टेम्परेचर दे दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। पहले सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री और अब हमने कर दिया 20 डिग्री, तो अब हम 20 डिग्री पर काउंट करें तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 10 डिग्री। मतलब सबसे ऊपर हम लिखें जो लेंथ बढ़ गई है, उसके नीचे दो चीजें आएंगी, जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी वो, इनटू जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया वो। तो इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या होगा? कॉफिशिएंट या गुणांक होगा किसका? रेखीय प्रसार का, रेखीय प्रसार का गुणांक होगा। क्लियर हुआ? तो अब ये चीजें डिपेंड करती हैं अलग अलग उस पर, मेटल पर, अलग अलग सब्सटेंस पर। जैसे लोहे की रॉड है, उसमें हो सकता है डिफरेंस कम आए, कॉपर की में हो सकता है कुछ ज्यादा है, या हो सकता है सिल्वर चांदी की में और ज्यादा है। तो मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा? उस सब्सटेंस, उस वस्तु पर डिपेंड करेगा कि उसकी लंबाई कम बढ़ रही है या ज्यादा बढ़ रही है। फिर हम केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे कि उस पर बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करेगा वो। तो समझ में आ गया पहला ये। अब ये देखिए, ये एक प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों है, लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन इसकी डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है इसकी। समझ में आ गया? एक जस्ट प्लेट है। तो अब प्लेट को जब हम गर्म करेंगे तो वो कितनी जगह से बढ़ सकती है? जो हमने रॉड पड़ी, वो रॉड तो लंबाई में ही बढ़ सकती है, लेकिन ये लंबाई में भी बढ़ सकती है और चौड़ाई में भी, लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ सकती हैं इसकी। तो लेंथ और विड्थ में जो फर्क आया, जो डिफरेंस आया, वो ऊपर लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद वही जो इसकी प्रॉपर पिछला एरिया था, वो एरिया, या यूं समझिए कि इसको क्या बोलते हैं? इसका क्षेत्रफल। इसे हम स्क्वायर समझ सकते हैं या रेक्टेंगल समझ सकते हैं। रेक्टेंगल का क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू एल और बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ, तो डेल्टा एरिया बढ़ गया इसका। इसका पहला एरिया कुछ था, जो वो एरिया पहले का, और उसके बाद टेम्परेचर में कितना फर्क आया वो। तो अब इससे क्या कॉफिशिएंट निकल कर आएगा? कौन सा गुणांक निकल कर आएगा? एरिया का, क्षेत्रफल का।
क्षेत्रीय प्रसार। समझ में आ गया? ये दो जगह से बढ़ेगा। अब कोई चीज ऐसी है कि जिसमें डेप्थ भी है, मतलब गहराई भी है, मतलब तीनों साइड हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हैं, तो अब वो किस तरह बढ़ेगा? जैसे क्यूब होता है, घन होता है, तो घन किस साइड से बढ़ेगा? तीनों साइड में बढ़ेगा वो। तो तीनों साइड में जब भी बढ़ता है 3D, तो वो क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन होता है। और 2D क्या होता है? एरिया होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 2D जिसमें दो दिशा हो, और 3D जिसमें तीन दिशा हो, उसे क्या बोलेंगे हम? आयतन या वॉल्यूम। तो अब इसके लिए क्या निकल कर आएगा? जो आयतन बढ़ा, जितना वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, मतलब बढ़ा हुआ। तो डेल्टा V अपॉन जो पहले V था इसका, इनटू डेल्टा T, स्मॉल ले लें कैपिटल ले लें कुछ भी ले लें, तो टेम्परेचर। समझ में आया? तो अब इसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, मतलब आयतन प्रसार गुणांक बोलेंगे। अब यहां इनके बीच में ये नहीं पूछा जाता है डिटेल से, ये पूछा जाता है इनके बीच में रिलेशन क्या है। इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो पहली चीज समझ में आया, रॉड को हम गर्म करेंगे तो लंबाई भी बढ़ेगी, वो बस है ना। ये फॉर्मूला तो तीनों का समझ में आ गया। जो डिफरेंस बढ़ा वो, अब चाहे वो लंबाई में बढ़े, वो एरिया में बढ़े, चाहे वॉल्यूम में बढ़े, अपॉन जो एक्चुअल था पहले, चाहे वो लेंथ थी, एरिया था या वॉल्यूम थी, इनटू जितना टेम्परेचर हमने उसको दिया, डिफरेंस जितना आया वो टेम्परेचर। तो इससे इनका कोएफिशिएंट या गुणांक निकल कर आ जाएगा। अब रिलेशन देखिए, इनको, इसको हम दिखाते हैं अल्फा से, इसको बोलते हैं अल्फा, ए जैसा होता है, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको दिखाते हैं गामा से, कुछ इस तरह से करके रहता है गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या है? लीनियर, रेखीय। बीटा क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। और गामा क्या है? वॉल्यूम या आयतन। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? देखिए, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ये क्या था? एक लाइन थी, और ऐसी लाइन इसमें कितनी है? दो हैं। ऐसी लाइन इसमें कितनी है? दो हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल कर आ जाएगा? अल्फा। इसका और इसका रिलेशन देखिए, इसमें कितनी लाइन है? तीन साइड है, 3D, तीन डायरेक्शन जा रहा है ये। तो तीन डायरेक्शन जा रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें तो अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, तो इनके बीच में जो रिलेशन निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1:2:3। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, यानी 1:2:3। ये समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? आया या नहीं आया? अब देखिए, इसके एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल हमारे आसपास मिल जाएंगे हमें। कोचिंग का मेन गेट देखा है, घुसते हैं तो राइट साइड वाला गेट देखा है। आप सुबह आएंगे, उस गेट को पूरा खोलिए और पूरा बंद कीजिए, वो आर पार घूमेगा। आप दोपहरी में 2 बजे उस गेट को खोलने की कोशिश कीजिए, वो बीच में आकर टच हो जाएगा। गेट वही है, बस धूप की वजह से इतना बड़ा लोहे का गेट वो एक्सपेंड हो गया, वो जमीन में टच होने लगेगा। देख लीजिएगा। आप लोगों ने बिजली के तार देखे? सर्दियों में बहुत टाइट हो जाएंगे वो, और गर्मियों में वो झूलते रहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जैसे आपने 2 गिलास घर में फंस गए, कई बार फंस जाते हैं गिलास, वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो सीधा सा तरीका है, एक गिलास के अंदर बर्फ डाल दीजिए और बाहर वाले को गर्म पानी में टिका दीजिए, तो बाहर वाला एक्सपेंड हो जाएगा और अंदर वाला छोटा हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, गिलास निकल जाएंगे बाहर। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे आसपास जो भी मेटल जो बढ़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, उन सब का रीजन क्या रहता है? यही 3 चीजें दिखाई देती हैं। ये चीजें समझ आई या नहीं आई? आ गई? इनका बैलेंस समझ में आ गया कि क्या रेशियो निकल कर आएगा, क्या इनका फॉर्मूला होगा, वो समझ में आ गया? तो लिखिए, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार। अब हमें यह चीज समझनी है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी प्रोवाइड द हीट टू एनी सब्सटेंस, जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं,
it increases the internal energy of that substance. ऊष्मा देते हैं तो यह उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है. And this energy increases the volume of the substance. और यह ऊर्जा उस पदार्थ का आयतन बढ़ा देती है. अब उसका आयतन या वॉल्यूम बढ़ाती है, उसका रीजन समझ में आ गया कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो लूज हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. अब यही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हमने क्या बढ़ाया, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, आयतन बढ़ा देता है. ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू डिक्रीज्ड डेंसिटी. ब्रैकेट में लिखिए, आयतन में वृद्धि अर्थात घनत्व में कमी. अब 3 बॉक्स की तरह हम इसे पढ़ेंगे आ गई, तो इसी तरह से 3 बना लीजिए. यहां आप ये केटली की जगह क्यूब बना दीजिएगा. तो इसमें 3 डायरेक्शन हो जाएंगी, 1, 2 और 3. ठीक है, क्यूब बनाना आता होगा. एक बॉक्स इस तरह, और ये ज्यादा ऊपर हो गया. एक बॉक्स ये, एक बॉक्स इस कॉर्नर पर, और इनको मर्ज कर दीजिए. फर्स्ट लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार. सेकंड एरिया एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार या क्षेत्रफल विस्तार. थर्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी आयतन विस्तार. अब इनके जस्ट नीचे ये डिजाइन बनाने हैं बस. यहां आयरन रॉड हो गई, यहां एक स्क्वायर या परपेंडिकुलर शेप हो गई, आयत या वृत्ताकार संरचना, और यहां पर एक क्यूब, एक घन. अब यहीं इन्हीं के साथ साथ लिखते चलिए, ये क्या है, 1D, यानी एक ही डायरेक्शन है. कौन सी, लेंथ. ये कैसी स्ट्रक्चर है, 2D. और ये कैसी स्ट्रक्चर हम काउंट करेंगे इसको, 3D. तो जितनी D है उसी का डिवाइड कर देंगे. 2 है तो 2 से करते हैं, और 3 है तो 3 से करते हैं. अब यहां नीचे लिखिए फॉर्मूला, रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, रेखीय प्रसार गुणांक. और जस्ट ऊपर लिखिए इंक्रीज्ड लेंथ. ये इस तरह से करके इनमें मत फंसिए, इनमें फॉर्मूला टाइप में हम सिंपल लिखेंगे, इंक्रीज्ड लेंथ नीचे, एक्चुअल लेंथ या इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज्ड टेम्परेचर, यानी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक या वास्तविक लंबाई गुणा ताप वृद्धि, तापमान में जो वृद्धि हो गई. अब जहां आपने ये रेखीय प्रसार गुणांक ये इस तरह करके लिखा था, यहीं ब्रैकेट में लिखिए अल्फा, इस तरह का स्ट्रक्चर. अब सेकंड पर आ जाइए. फर्स्ट उतार लिया सभी ने, हो गया बेटा. पीछे
अब सेकंड लिखिए, सेकंड क्या लिखेंगे हम? एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ब्रैकेट में बीटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ब्रैकेट में बीटा। बीटा बी को बस नीचे थोड़ा सा पूंछ सी नीचे निकाल दीजिए बस, इक्वल टू इंक्रीज्ड एरिया अपॉन इनिशियल या एक्चुअल एरिया इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आयतन वृद्धि, सॉरी क्षेत्रफल वृद्धि बटे वास्तविक क्षेत्रफल गुणा ताप वृद्धि। इसी तरह से थर्ड को लिख लेना है। अब जहां क्षेत्रफल लिखा है वहां आयतन आयतन कर लीजिए बस। देखिए उतारते टाइम तो ऐसे समझिए जैसे कहीं आप पेपर में नकल कर रहे हो, तो बहुत तेजी से उतारना है ना, कि पड़ोसी को पता भी ना चले, बल्कि पड़ोसी से पूछते हो। टीपने के लिए तो यहां है सारा, नकल करने के लिए तो। अब इनके बीच में रिलेशन या संबंध, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3। देखो अल्फा इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं, बीटा अपॉन 2, यानी बीटा इक्वल टू 2a। आ गया? इसी तरह से गामा का 3a निकल कर आ जाएगा। अब a 2a और 3a लिखूंगा और काटूंगा तो रेशियो क्या निकल कर आएगा, 1:3। तो ये लिख लीजिए रिलेशन, इनके बीच में संबंध। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार और वॉल्यूम आयतन प्रसार में क्या संबंध है, तो क्या रेशियो आएगा, 1:3। 1:3 आयतन की बात कर रहा हूं मैं। और एरिया और वॉल्यूम पूछे, क्षेत्रफल और आयतन, 2:3। ये समझ में आ गए? यहां तक आगे बढ़े। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही, इलेक्ट्रिक वायर लूज छोड़ी जाती है कब, गर्मियों में, जिससे सर्दियों में वो टाइट होकर टूटे नहीं। अगर गर्मियों में ही टाइट कर दिए तो सर्दियों में वो टूट जाएंगे, है ना। इसी की वजह से, इसी का जैसा एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे कि सर्दियों में जो जहाँ ठंडे एरिया हैं, अगर उनमें पानी जम जाता है तो पाइप फट जाते हैं, है ना। तो उसका रीजन हालांकि थोड़ा दूसरा है लेकिन इसी से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप लिखना चाहें तो एक दो। लूज संटिंग ऑफ वायर्स बिटवीन द पोल्स ड्यूरिंग समर। संटिंग मतलब जोड़ना, उनको बांधना। खंभों के बीच गर्मियों में तारों को ढीला छोड़ना। अब बाकी एग्जाम्पल लिमिटलेस हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने ग्लास का बताया, सेम कटोरी का कंसेप्ट हो सकता है, किसी और चीज का कंसेप्ट हो सकता है। अब यहां देखिए ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्वेश्चन है जो कि अभी तो हमने पढ़ा लीनियर, एक तार में बड़ वृद्धि हो गई। अब सपोज कीजिए कि हम ये जो हमने कोएफिशिएंट निकाला है, गुणांक निकाला है, ये किस पर डिपेंड करेगा, क्या सभी का सेम रहेगा, क्या सभी का सेम रहेगा? नहीं,
ये डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस, उस वस्तु पर निर्भर करेगा कि वो कैसी है। जैसे लोहा, आयरन, हो सकता है कि वो एक्सपेंड कुछ ज्यादा करे, हो सकता है कि कॉपर उससे कम करे। तो मतलब डिपेंड करेगा किस पर, सब्सटेंस पर, कि वो हीट के बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉन्ड लूज कर पा रहा है, वो बंद है जो कितने ढीले हो पा रहे हैं। तो अब देखिए, अब एक तो हमने पढ़ लिया कि एक अगर एक्सपेंड हो जाए तो क्या करें। अब सपोज कीजिए कि हमने एक पट्टी बनाई ऐसी स्ट्रिप, और उस एक स्ट्रिप में एक तरफ ऊपर अलग मेटल है और दूसरी की तरफ अलग मेटल है, और दोनों एक साथ ज्वाइंट हैं। अब हम इसको गर्म करते हैं, अब हम इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, ज्यादा है। मतलब इसका प्रसार कैसा होगा, ज्यादा होगा इसका प्रसार। और इसका कैसा होगा, लेस है तो कम होगा। तो मतलब ये एक्सपेंड कम करेगी। तो अब जो ज्यादा एक्सपेंड हो गई, तो ये पूछा जाता है कि दो इस तरह के स्ट्रिप बनाई दो मेटल की, और उनको गर्म किया, और यहां लिख देगा ग्रेटर और लोअर, ज्यादा और कम, और फिर पूछेगा कि ये इस शेप में आती हैं या इसका अपोजिट बना देगा, इस शेप में आती हैं या इक्वल होती हैं, या फिर दिखा देगा इस तरह करके एक बड़ा और एक छोटा, क्या इस शेप में आती हैं कि ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो लंबाई ऐसे बढ़ जाएगी, ये कम लंबाई रह जाएगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये ज्यादा एक्सपेंड करेगी तो अलग तो हो नहीं सकती, तो ये क्या है, ज्यादा एरिया कवर करेगी तो ज्यादा फैल जाएगी, तो ज्यादा फैल जाएगी तो ये शेप बनाएगी। अब आप लोगों ने लेंस पढ़े हैं, ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल, और ये कैसा होता है, कॉनकेव यानी अवतल। ये वाली शेप, ऐसी शेप किसमें है, इसमें दिख रही है। तो मतलब जिसका कोएफिशिएंट ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, वो कैसी शेप लेगी, उत्तल, कॉन्वेक्स। अब इसमें देखिए, इसमें शेप ये है और ये किसमें है, तो जिसका कम होगा वो कैसी शेप लेगा, कॉनकेव या अवतल। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। तो लिखिए, a strip a strip of two different substances having different coefficients या एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स। हिंदी में लिखिए, दो अलग अलग धातुओं के बनी पट्टी जिनके प्रसार गुणांक भी अलग अलग हैं। ये लाइन लिख ली, उसके बाद एरो लगाकर लिखना है हीट, यानी इसे क्या दी गई, ऊष्मा दी गई। तो अब इस तरह से बनाइए पहले डिजाइन, एक पट्टी बना लीजिए स्ट्रिप, ऊपर लिखिए अधिक प्रसार गुणांक, ऊपर की पट्टी का अधिक प्रसार गुणांक या ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और नीचे कम प्रसार गुणांक, कम प्रसार गुणांक। बना ली स्ट्रिप। बाद में हम क्या करेंगे, इसे हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे। तो उसका शेप कैसा आ जाएगा, ऐसा, इस तरह से शेप बनाइए अब इसका। अब इसको डिफरेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें इस तरह से लाइन खींच लीजिए, और यहां इसमें भी इसी तरह से लाइन खींच लीजिए, ताकि डिफरेंस हो जाए कि ऊपर वाली पट्टी यही है।
यहां एरो लगाकर हमें ये कंफर्म चल गया कि ये कौन सी है, वही ग्रेटर एक्सपेंस वाली है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो डैश करके लिख लीजिए, कॉन्वेक्स शेप, उत्तल आकृति, उत्तल आकृति। और नीचे वाली कॉनकेव शेप, अवतल आकृति। एग्जाम में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो क्वेश्चन में ये दे दे और आंसर में इस तरह की शेप दे दे, या शेप बिल्कुल ना दे और क्वेश्चन में सीधा सा दे दे कि दो पट्टी हैं, दो स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है जिसमें दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग मेटल हैं और उसे हीट किया जाता है, तो ज्यादा जो कोएफिशिएंट, ज्यादा गुणांक वाली है वो कौन सा शेप लेगी। और वहां दे रखा हो कॉनकेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या नन, इस तरह करके। तो मतलब समझ में आ गया, जो ज्यादा होगा वो कैसा शेप लेगी, कॉन्वेक्स यानी उत्तल आकृति लेगी। यहां तक क्लियर है, यहां कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े। अब देखिए, हम बाकी जब लिक्विड की बात करेंगे तो बाकी लिक्विड है जो अलग बिहेवियर रहता है और वाटर का कुछ अलग रहता है, और ये वाटर के इस बिहेवियर की वजह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये हम टेम्परेचर लें तो टेम्परेचर है जो, इसको टेम्परेचर ले लें हम, सॉरी इसको टेम्परेचर लेंगे, नीचे वाले को। यहां टेम्परेचर 0 है, यहां 4 डिग्री है और यहां पर एक्सटेंड हो रहा है, यहां पर एक्सटेंड हो रहा है। अब इसका ये वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम यानी आयतन। तो देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर कोई पानी है, यानी बर्फ है, बर्फ है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन ज्यादा होता है। जब उसे हम गर्म करेंगे, जब उसे हीट देंगे, कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसका आयतन कम होने लगता है, आयतन उसका कम होने लगता है। और मिनिमम कब हो जाता है, 4 डिग्री पर। तो मतलब 4 डिग्री तक उसका कम होगा और फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ना शुरू होगा फिर रेगुलर बढ़ेगा। पहली चीज समझ में आई यानी, 0 डिग्री टेम्परेचर पर वॉल्यूम, जो आयतन है बर्फ का, वो ज्यादा है, किससे, 4 डिग्री से। 4 डिग्री पर जो बर्फ है जो 4 डिग्री पर जमना शुरू हो जाती है ना। तो 4 डिग्री पर जो बर्फ है उससे ज्यादा, या बर्फ ये यूं कहूं कि पानी जो बहुत ज्यादा ठंडा हो, जो बर्फ में कन्वर्ट होने ही वाला है, तो उसका आयतन कम होता है और बर्फ का ज्यादा होता है। 0 डिग्री पर बर्फ का ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आई। अब इसमें से क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं। पहले एक चीज और समझा दूं, अगर आयतन कम या ज्यादा हो रहा है तो डेंसिटी, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपोजिट रिलेशन है। अपोजिट मतलब आयतन बढ़ेगा तो घटेगा ये, यानी यहां वॉल्यूम, आयतन घट रहा है तो घनत्व बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें यहां पर 4 डिग्री पर, तो डेंसिटी, घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, पानी का 4 डिग्री पर है। समझ में आ गया। और 4 डिग्री पर वॉल्यूम यानी आयतन सबसे कम है तो घनत्व सबसे ज्यादा है। अब क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं कि 0 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर तक हमने पानी का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अब उसके आयतन में, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ऑप्शन दिए होंगे, लगातार बढ़ेगा, लगातार कम होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो हमें याद करना है, हमें V4 क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का ही है, वॉल्यूम का ही है, आयतन का ही है। बस ये हमने आर्म छोटी रख ली और ये बड़ी रख ली। समझ में आ गया कि हमें क्या बनाना है, जस्ट V बनाना है, आयतन की बात करेगा। तो मतलब पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। तो पहली चीज समझ में आ गई। ये पानी का स्पेशल करैक्टर है, ये सिर्फ पानी का ही है। अब ये देखिए, अब मैं साइंस को छोड़कर नेचुरल बात करूं, ये प्रकृति का ही कुछ
चीजें हैं, प्रकृति ने जो चीजें मैनेज की हैं वो बहुत बेस्ट मैनेज की हैं, और इसी का इफेक्ट होता है कि बर्फ ऊपर जमी रह जाती है और पानी नीचे चला जाता है। तो जितने भी बर्ड सॉरी एनिमल्स जो है वाटर के, एक्वेटिक, पानी के, वो मरते नहीं है। अदरवाइज नीचे बर्फ होती और ऊपर पानी होता और नीचे के सारे जानवर मर चुके होते, है ना। तो पानी को स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है ये, है ना। तो सारी चीजें लास्ट में आकर कहां रुकती हैं? नेचर, प्रकृति पर आकर रुकती हैं। तो अब देखिए, ऑप्शन को, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। अगर वो बात कर रहा है वॉल्यूम, आयतन की, तो पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। अगर उसमें दे दिया घनत्व, डेंसिटी, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। समझ में आ गया ये? मतलब क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसका इंपैक्ट देखिए, ये बर्फ है और पानी है। अब बर्फ और पानी के बीच में डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है वो भी समझ लीजिए कि आइस रेशियो वाटर, जो इनकी डेंसिटी है वो इसकी 9 होती है और इसकी 10, 9:10 है, 9:10 रहता है। ये हम जो वाटर बात कर रहे हैं वो 4 डिग्री है, और ये किस पर है? 0 डिग्री पर। तो 9:10 होता है। इस वजह से बर्फ जब भी हम पानी में डालेंगे तो उसका 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट उस पानी से ऊपर रहेगा, पानी से ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या है? पानी पर अगर बर्फ फ्लोट कर पा रही है, तैर पा रही है, इसका मतलब पानी की डेंसिटी कम है। अगर पानी की डेंसिटी सॉरी बर्फ की डेंसिटी कम है, बर्फ का घनत्व कम है। अदरवाइज बर्फ भारी होती, उसका घनत्व होता तो वो डूब जाती। तो बर्फ भारी है, मतलब हल्की है, इसलिए ऊपर तैर रही है। समझ में आ गया? कितनी हल्की है? 1/10। तो उसका 1/10 ही ऊपर रहता है। ये देखिए, ग्लेशियर्स हैं जो समुद्र में हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को पानी के ग्लास में ले सकते हैं। पानी के ग्लास में हम बर्फ का एक क्यूब डाल दें, तो उस बर्फ के क्यूब का 1/10 पार्ट, 1/10 भाग पानी के लेवल से ऊपर रहेगा, पानी के लेवल से ऊपर रहेगा। अब जब वो बर्फ पिघल गई, यहां एक क्वेश्चन देता हूं, ये समझिए। ये ग्लास है और ये यहां तक भर जाता है पानी से, ये लास्ट है, और ये फुल पानी से भरा हुआ है, और इसमें एक आइस क्यूब डाला हुआ है। ये कंफर्म हो गया कि आइस क्यूब है जिसका कितना हिस्सा ऊपर रहेगा? 1/10, यानी अंदर कितना रहेगा? 9/10, 9/10 अंदर रहेगा। अब जो ऊपर है, अगर ये बर्फ पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो क्या पानी इस ग्लास से बाहर गिरेगा? यही क्वेश्चन आता है कि अगर एक ग्लास में बर्फ का आइस क्यूब पड़ा हुआ है, अगर वो मेल्ट हो जाता है, तो क्या वाटर लेवल इंक्रीज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, पानी तो ये उतना ही है जैसा अंदर है, बस इसका करेक्टर चेंज हो गया है। क्या करेक्टर चेंज हो गया? कि इसकी डेंसिटी कम हो गई है। डेंसिटी का मतलब घनत्व कम हो गया, तो आयतन बढ़ गया मतलब। तो ये जो आयतन ऊपर बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? देखो, इतना पानी था, इतने पानी की बर्फ इतनी बननी चाहिए, लेकिन 1/10 ज्यादा बनती है साइज में, 1/10 ज्यादा बनती है। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी चीज का आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब उसके बॉन्ड के बीच में स्पेस बढ़ गया, उसके बीच में जगह बढ़ गई, खाली जो जगह है वो बढ़ गई। अब खाली जगह बढ़ गई, अगर वो खाली जगह भर जाए तो उसी लेवल पर आ जाएगा। तो देखिए, इसके नीचे जो ये बर्फ है, आइस है, इसमें जो अंदर स्पेस है वो स्पेस उतना ही है जो इस पानी से भर सकता है। आ गया समझ में? तो जो नीचे 9/10, 9/10 हिस्सा बर्फ है, उस बर्फ में जो स्पेस बचा हुआ है, अंदर बीच में भरे हुआ है, वो स्पेस कितना है जो इस बर्फ के पानी से भर सकता है। समझ में आ गया? तो ये ऊपर से पिघलेगी और ये नीचे से पिघलेगी, तो यहां स्पेस ज्यादा है, तो ये पानी का लेवल कम होना चाहिए, लेकिन ये उस पानी के लेवल को पूरा ऊपर से कर देता है। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में?
ये समझिए, ये एक ग्लास, एक बॉक्स है, कोई एक ग्लास है, इसमें मैंने कंकड़ भर दिए, पेबल्स। अब इन पेबल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है? स्पेस है इनके बीच में। ठीक इसी तरह से इस बर्फ जो नीचे है उसमें स्पेस है, उसमें स्पेस है। अब यहां समझिए, पानी था इतना मेरे पास, मैंने इसे बर्फ में कन्वर्ट किया, तो अब थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, तापीय प्रसार, तो इसका क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अब देखिए, इसका साइज बढ़ गया इतना, इतना बढ़ गया इसका साइज। अब मुझे बताइए, क्या इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे, अणु थे, एटम्स थे, क्या वो बढ़े? उतने ही तो हैं, काउंटिंग करेंगे तो उतने ही तो हैं। अब हम उन एटम्स को हम पेबल मान ले, कंकड़ मान ले, तो इसमें जितने थे उतने ही हैं, बस उसका साइज कैसे बढ़ गया फिर? उनके बीच स्पेस बढ़ गया, उनके बीच स्पेस बढ़ गया। समझ में आ गया? अब जितने यहां हैं इस बॉक्स, इसमें हैं पूरे के पूरे उतने ही हैं, लेकिन यहां जो पेबल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके बीच में गैप है, और उस गैप में से अगर इन पेबल्स को ले लिया जाए, यहां भर दिया जाए, तो ये इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? ये जो ऊपर निकल कर गए हैं वो किस लिए निकल कर गए हैं? क्योंकि इनके बीच में गैप हो गया, इसलिए निकल करके तो ऊपर चले गए वो। अगर वो वापिस आ जाएं तो उस गैप को भर देंगे, तो उतना ही रहेगा, लेवल बढ़ेगा क्यों? आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है पीछे? तो एक चीज समझ आई कि स्पेशल करेक्टर है वाटर का, कि उसका वॉल्यूम या उसका आयतन 0 डिग्री टेम्परेचर से जब हम इंक्रीज करेंगे तो पहले कम होगा, कब होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर हम डेंसिटी या घनत्व की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, कि पहले डेंसिटी यहां बढ़ रही है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है, सॉरी, आयतन घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो यहां 4 डिग्री पर इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, और फिर इसकी डेंसिटी वापस घटना शुरू हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? अब हम आगे बात करते हैं इसकी शेप की। तो हमें पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, 9:10। मतलब बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसका डेंसिटी 9 हम काउंट करें तो इसकी डेंसिटी क्या निकल कर आएगी? 10, यानी कि 1/10 का डिफरेंस है। तो जो 1/10 जो हिस्सा होता है बर्फ का, वो पानी के ऊपर रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि किसी एरिया का, ये समझ लीजिए 90 मीटर स्क्वायर का कोई आइस क्यूब है या आइसबर्ग है, और वो पानी में पड़ा हुआ है, और सिंपल पूछे कि इसका कितना हिस्सा ऊपर होगा, तो 1/10 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9, इतना हिस्सा ऊपर निकल कर आ गया। क्लियर हो गया? अब जब ऊपर हिस्सा जो ऊपर है वो इस वजह से नहीं है कि वो एरिया बढ़ गया, टोटल काउंटिंग तो उतनी ही है, तो एरिया बढ़ गया, तो नीचे जो बर्फ है उसमें गैप है, ऊपर से वो पिघलेगा और नीचे स्पेस पूरा कर देगा, तो वाटर लेवल अप डाउन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही रीजन रहता है कि ये बर्फ है, ये बर्फ उस पर ऊपर फ्लोट कर रही है, तो जितना हिस्सा ऊपर है अगर वो पिघल भी गया तो भी पानी उसी लेवल पर रहेगा, लेवल अप एंड डाउन नहीं होगा। क्लियर है या नहीं? अब यहां से क्वेश्चन 2-3 तरह के होते हैं। एक तो डेंसिटी घनत्व से आएगा, एक वॉल्यूम से आएगा, आयतन मतलब कम होगा या ज्यादा होगा, दूसरा घनत्व कम ज्यादा होगा, और थर्ड क्वेश्चन उसका या बर्फ का कुछ पार्ट ऊपर अगर वो पिघलता है, मेल्ट होता है, तो वाटर लेवल अप होगा या डाउन होगा? सेम रहेगा, नो चेंज। यही तो वाटर की स्पेशल करेक्टर है, मैं इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो ये साइंस में पढ़ने का टॉपिक है कि ये बाकी जितने भी लिक्विड हैं उनसे अलग रिएक्ट करता है, बाकी सबसे अलग रिएक्ट करता है। बाकी में होना क्या चाहिए? ये रेगुलर चलना चाहिए। अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लगातार लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 और 4 के बीच में ये डिफरेंस आता है, ये पानी का स्पेशल करेक्टर है। ठीक है,
इसीलिए लिख रखा है यहाँ स्पेशल प्रॉपर्टीज। लिखिए स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर या जल का विशेष गुण। सबसे पहले लिखें, ये डायग्राम बना लें सबसे पहले। इस स्केल को हम लिखेंगे वॉल्यूम या आयतन, इसको हम लिखेंगे टेम्परेचर या तापमान, अब यहां एक जगह लगाकर इसे लिखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस एक किसी स्केल से इसको डाउन करिए और यहां से रेगुलर अप कीजिए। बना लिया डायग्राम ये। अब नीचे लिखें सबसे पहले लिखें वॉल्यूम आयतन, आयतन यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लिखिए इट डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। It decreases from 0 to 4 degree centigrade and after 4 degree centigrade it increases regularly। हिंदी में लिखिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन में कमी होती है, तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आयतन लगातार बढ़ता है। ब्रैकेट में इट मीन्स lowest volume of water is at 4 degree centigrade। अर्थात जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब हमने लिख लिया वॉल्यूम का लिख लिया, तो अब हमें समझ में आ गया 0 से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या चेंज आएगा, पहले कम होगा फिर एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा। अब हम लिखते हैं डेंसिटी, घनत्व। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि डेंसिटी कितने लोगों को पता है, या कितने लोग कौन ऐसा है जिसे डेंसिटी नहीं पता, घनत्व किसे बोलते हैं? ईमानदारी से उठा दीजिए, है ना, तो कम से कम मैं बता पाऊं। एक और भी कोई? हाँ, तो देखिए जब तक चीजें नहीं पता तो कैसे पता चलेगा। अब समझिए 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो रुई, बराबर है, लेकिन अगर सर में मारें तो किससे ज्यादा तकलीफ होगी? लोहे से ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोहा 1 किलो है लेकिन बहुत कम जगह में है, और रुई 1 किलो है लेकिन जगह ज्यादा घेर रही है। तो समझ में आ गया, ज्यादा जो चोट पहुंचाए सर पर जो मारने पर, तो समझ लो वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा घना है, मतलब कम एरिया में ज्यादा वजन है। समझ आया? कम एरिया में ज्यादा वजन है तो मतलब वो डेंस है,
ज्यादा घना है। आ गया क्लियर? अब देखिए घनत्व, अब इसका क्या लिखना है हमें? जो हमने वॉल्यूम में लिखा जस्ट उसका अपोजिट लिखना है। वहां हमने वॉल्यूम में लिखा था 0 to 4 डिग्री क्या होता है? डिक्रीज होता था। ये क्या होगा? 0 to 4 डिग्री इंक्रीज होगा। तो उसको सेंटेंस को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। 0 से 4 डिग्री पर क्या होता है? लगातार बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर 4 डिग्री या 4 डिग्री के बाद क्या होगा? लगातार घटेगा या लगातार डिक्रीज होगा। डिक्रीज रेगुलरली। अब वही ब्रैकेट में इट मींस, इसका मतलब हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात अधिकतम घनत्व जल का किस पर रहेगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी वजह से क्या होता है कि जो बर्फ होती है, ओशियन वगैरह है, उनमें अगर बर्फ जमा हो जाती है तो बर्फ ऊपर फ्लोट करती है और पानी नीचे चला जाता है 4 डिग्री वाला। तो नीचे जितने भी उसमें एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन आराम से ले पाते हैं, तो वो मरते नहीं है। अदरवाइज क्या होता? पहले पानी नीचे जमा होता और फिर ऊपर जमा होता, तो पानी नीचे जमा होता तो एनिमल्स मर जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? अब लिखिए घनत्व का रेशियो, अनुपात, रेशियो ऑफ डेंसिटी, घनत्व का अनुपात। किसकी बात कर रहे हैं हम? पानी की। पानी को लेकर चल रहे हैं लगातार, वाटर। तो लिखना है वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और पानी कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम हाईएस्ट लो की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आइस क्या है? वाटर ही है वो। बस हम टेम्परेचर की वजह से तो वो हो रहा है, बदल रहा है, तो हम वाटर की ही बात करेंगे। वाटर कम कर दिया, वो आइस बन गई, तो भी वो वाटर ही है ना? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर या आइस और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा? 9:10। लिख लिया? इट मीन्स, इसका मतलब 1/10 पार्ट ऑफ द आइस will float above the water level। इसका मतलब, अर्थात बर्फ का 1/10 भाग जल की सतह से ऊपर तैरेगा या तैरता दिखाई देगा। अब इस तरह से एक बीकर या एक ग्लास का डायग्राम बनाइए, ये वाटर लेवल दिखाइए, इसको एरो लगाकर लिखिए 1/10 पार्ट ऑफ आइस, बर्फ का 1/10 भाग। और ये, या 1/10 की जगह 9 पार्ट लिख लीजिए, चाहे इसको 9/10 कर लीजिए या 9 पार्ट लिख लीजिए, ऑफ आइस। यहां तक क्लियर हो गया कि 1/10 पार्ट इसका ऊपर रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये जो ऊपर पार्ट है ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो अब क्या चेंज आएगा? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when the part when the part of ice which is above the water level
when the part of ice which is above the water level is melted या melts, there will be no change in the water level. बर्फ का जो हिस्सा पानी की सतह से ऊपर है, यदि वह पिघल जाए तो भी पानी की सतह या ऊपरी स्तर अपरिवर्तित रहता है। एग्जैक्ट में जो वर्ड लिखा है एक्चुअल में थोड़ा सा गलत है, ये समझो। मैंने क्या लिखा दिया कि जस्ट इसका ऊपर का पार्ट पिघल जाए, लेकिन एक्चुअल में ऊपर का नहीं, ये पूरी बर्फ ही एक साथ पिघलती है ना। तो जो पार्ट लिखा है ना, पार्ट ऊपर का पिघल जाए, उसको हटा दीजिए, ये समझिए कि बर्फ पिघल जाए, क्योंकि पिघलेगी तो पूरी की पूरी बर्फ ही है। तो जो पार्ट लिखा है ना, द पार्ट विच इज अबो द वाटर लेवल, तो इसकी बजाय लिख लीजिए आइस। इफ आइस मेल्ट्स, है ना, यदि बर्फ पिघलती है तो इसका वाटर लेवल है जो अनचेंज रहेगा। यहां तक कोई डाउट? आज की क्लास में, भौतिक विज्ञान की में, फिजिक्स में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कल इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।